देखिए, आज हमारा अगला चैप्टर होगा दैनिक जीवन में रसायन। और इसमें जो सबसे पहले आपका बताया गया है, अम्ल और क्षार की परिभाषाएं बताई गई हैं। अम्ल व क्षार की परिभाषा। तो अम्ल और क्षार के बारे में जो सामान्य प्रक्रिया है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होंगे जबकि क्षार कड़वे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होंगे जबकि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। और इनकी जो प्रक्रिया है, सामान्य जो परिभाषाएं दी गई हैं हमारे इस चैप्टर के अंदर, 3 वैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। सबसे पहली जो परिभाषा दी गई है आरेनियस के द्वारा दी गई है, जो कि आयन पर आधारित है। H+ अगर आयन है कोई पदार्थ के अंदर, किसी पदार्थ का जल के अंदर अगर विलयन कराया जाता है, तब उसका अपघटन के बाद अगर वो किस प्रकार का आयन शो करता है, 2 प्रकार के आयन होंगे, या तो H+ या OH-। इसे हाइड्रोजन आयन कहते हैं। इसे हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं। हाइड्रोक्सिल आयन। अगर कोई पदार्थ हमारा हाइड्रोजन आयन दे रहा है जलीय विलयन में, का मतलब होता है कि वह पदार्थ आपका अम्ल होगा। और यदि हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है का मतलब होगा कि वह पदार्थ आपका क्षार होगा। तो ये आरेनियस की है। आरेनियस के बाद ब्रास्टन डेलौरी आते हैं। दूसरे जो वैज्ञानिक आए हैं ब्रास्टन डेलौरी, इन्होंने जो अपनी परिभाषा दी है वो प्रोटॉन या H+ हाइड्रोजन परमाणु पर परिभाषा दी है। अगर कोई पदार्थ प्रोटॉन का त्याग करता है तो इस प्रकार के पदार्थ अम्ल होंगे, और यदि कोई प्रोटॉन ग्रहण करता है तो कई प्रकार के क्षार होंगे। और इसके बाद जो तीसरे वैज्ञानिक हैं वो लुईस हैं। और लुईस ने जो परिभाषा दी है वह इलेक्ट्रॉन युग्म के आधार पर दी है। लुईस की जो परिभाषा है वो आपकी इलेक्ट्रॉन युग्म के आधार पर है। यानी इलेक्ट्रॉन युग्म, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं अम्ल कहलाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं उन्हें हम क्षार कहेंगे। अर्थात इलेक्ट्रॉन युग्म जो ग्राही होंगे वो अम्ल, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए आरेनियस की जो थ्योरी है अम्ल क्षार रिलेटेड की, वो क्या कह रही है। देखिए, सबसे पहले अम्ल क्षार की परिभाषा आरेनियस के अनुसार, जो वैज्ञानिक आए हमारे वो आरेनियस थे, और आरेनियस ने ये परिभाषा सबसे पहले अम्ल और क्षार के बारे में आरेनियस ने दी। इनके अनुसार या आरेनियस के अनुसार ऐसे पदार्थ अम्ल कहलाते हैं जो जलीय विलयन में H+ यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं, और ऐसे पदार्थ क्षार कहलाते हैं जो जलीय विलयन में OH- यानी हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। तो आरेनियस की जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, वह हमारी आयन पर आधारित है। एक हाइड्रोजन आयन होगा, दूसरा OH- आयन होगा।
अगर H प्लस या हाइड्रोजन आयन अगर कोई पदार्थ देता है जलीय विलयन के अंदर, तो उस पदार्थ को हम अम्ल कहेंगे। और यदि OH माइनस या हाइड्रोक्सिल आयन कोई पदार्थ अगर जल के अंदर दे रहा है, तो इस प्रकार के जो पदार्थ होंगे उन्हें हम क्षार कहेंगे। तो ये आपकी परिभाषा होगी आर्हेनियस की आयन पर आधारित, यानी जलीय विलयन के अंदर ऐसे पदार्थ अम्ल कहलाते हैं जो जल के अंदर H प्लस आयन देते हैं, और ऐसे पदार्थ जो जल के अंदर OH माइनस आयन देते हैं क्षार कहलाएंगे आर्हेनियस के अनुसार। जैसे मान लो आपका HCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड अगर इनका हम अपघटन कराएं जलीय विलयन के अंदर, तो एक H प्लस आयन होगा और दूसरा Cl माइनस होगा। और आर्हेनियस के अनुसार H प्लस और OH माइनस में से क्या है, यहाँ H प्लस है, और आर्हेनियस के अनुसार जो पदार्थ H प्लस आयन देता है उसे हम अम्ल कहेंगे। तो HCl हाइड्रोजन क्लोराइड है, वह हमारा अम्ल होगा इस बेस पर। अब ये जो हाइड्रोजन और क्लोराइड में किस तरीके से टूटा है ये भी आप देख सकते हैं कि जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कोश में होता है। किसी भी परमाणु के अंदर जो बाहरी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या है वह 2n² होती है, और 2n² से यदि इसमें n का मान हम 1 रखेंगे तो 2 गुणा 1 बराबर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले कोश में 2 होगी। इसी तरीके से अगर दूसरी कोश में हम चलेंगे, अगर n की जगह हम 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8, और अगर 3 में जाएंगे तो 2 गुणा 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18, अगर हम 4 में चलेंगे तो 4 चौका 16 गुना 32, और यदि हम 5 में चलेंगे तो 50, 6 में चलेंगे तो 72। इस तरीके से जो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, तो इसका परमाणु क्रमांक 1 है। किसी भी परमाणु के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन पर धनावेश होता है जबकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। प्रोटॉन किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है, इसलिए प्रोटॉन का जो आवेश है उसे हम नाभिकीय आवेश भी कह देते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कोश में घूमता रहता है, चक्कर लगाता रहता है स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में। Cl जिसका परमाणु क्रमांक क्लोरीन 17 है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है 2, 8 और 7 के रूप में होती है। अब इसे अपना एक न्यूलैंड्स ने अपना अष्टक नियम दिया था कि कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन लेकर, देकर या साझा करके आपस में बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है या करेगा। अगर कोई भी परमाणु अपना स्थायित्व प्राप्त करता है तो वह अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा, चाहे वो लेकर करे, चाहे देकर करे या आपस में साझा करके करे। तो इसके जो बाहरी कोश है, तीसरी कोश है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है। अपवाद केवल पहली कोश है कि पहली कोश में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है, जबकि हाइड्रोजन के अंदर बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन पहले से उपस्थित है। इसके पास 2 विकल्प हैं, या तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या जब 2 ही है तो 1 इलेक्ट्रॉन का ये किसी को दे सकता है, या 1 इलेक्ट्रॉन का आपस में साझा कर सकता है, या किसी परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ले लेगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, दे देगा तो इसका 0 हो जाएगा, और यदि 1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन खुद के पास है और 1 साझे का इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएगा।
तो इस तरीके से जो इनकी संरचना बनेगी वो क्लोरीन का जो बाहरी कोश है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 इसके पास है, 1 इसके पास है। हाइड्रोजन को अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका अष्टक पूरा, क्लोरीन को अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका अष्टक पूरा। तो ये दोनों क्या करते हैं कि एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेते हैं, और जो साझे के इलेक्ट्रॉन होते हैं वे दोनों ही परमाणुओं के काम आएंगे। साझे के इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के काम आते हैं। तो इस तरीके से 7 और एक ये साझे का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के 8 पूरे, और H हाइड्रोजन एक इसके पास है, एक क्लोरीन से साझा कर लेता है। इस तरीके से ये अपने पूरे 8 इलेक्ट्रॉन, अर्थात अपवाद स्वरूप पहले कोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, इसलिए अपने पहले कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूरी कर ले, और तब जाकर के आपका ये हाइड्रोजन क्लोराइड यौगिक एक स्थायी यौगिक के रूप में आता है। लेकिन जब इनका जलीय अपघटन कराया जाता है तो एक हाइड्रोजन परमाणु हमें प्राप्त होता है, हाइड्रोजन आयन हमें प्राप्त होता है। और जब हाइड्रोजन आयन अगर इस प्रकार के पदार्थ जो हाइड्रोजन आयन देते हो, इस प्रकार के पदार्थों को आर्हेनियस के अनुसार हम अम्ल की श्रेणी में रखेंगे। तो हाइड्रोजन क्लोराइड क्या हुआ? आर्हेनियस के अनुसार अम्ल। क्यों हुआ? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन है हमारे पास, और इसीलिए यह पदार्थ आपका अम्ल होता। और देखिए इससे आगे अम्ल के अन्य उदाहरण, HCl, तो यह आपका H प्लस Cl माइनस में HNO3 H प्लस NO3 माइनस CH3 COOH H प्लस CH3 COO माइनस, या इसको फिर हम ये भी कह सकते हैं RCOOH, तो ये H प्लस RCOO माइनस। तो इस प्रकार के पदार्थ, यह आपका हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड, यह आपका नाइट्रिक अम्ल है, यह आपका एसिटिक अम्ल है, यह आपका एल्किल अम्ल है, एल्किल अम्ल। इस तरीके के जो पदार्थ हैं हमारे पास, जिनमें सभी में हाइड्रोजन आयन हमें प्राप्त होता है। HCl का अगर जलीय अपघटन कराएंगे H प्लस Cl माइनस में होगा, HNO3 का अपघटन कराएंगे H प्लस NO3 माइनस में होगा, CH3 COOH का H प्लस CH3 COOH में आएगा, और H प्लस RCOOH का अपघटन कराएंगे तो H प्लस RCOO माइनस में होगा, यानी एसिटेट समूह में टूट जाएगा। तो इस तरीके से जो सभी पदार्थ हैं आर्हेनियस के अनुसार अम्ल के एग्जाम्पल है, उदाहरण है, क्योंकि सभी पदार्थ से हमें हाइड्रोजन आयन प्राप्त होता है, और हाइड्रोजन आयन प्राप्त होने के कारण ही इन पदार्थों को आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की श्रेणी में रखा जाता है। इसके बाद है आर्हेनियस के अनुसार क्षार कौन से पदार्थ होंगे। आर्हेनियस के अनुसार क्षार कौन से पदार्थ होंगे, ये देखिए। आर्हेनियस के अनुसार क्षार ऐसे पदार्थ होंगे जो हमें जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हों, यानी जलीय विलयन के अंदर यदि उनका विद्युत अपघटन कराया जाए
तो OH माइनस अगर आयन आपको प्राप्त होता है तो इस प्रकार के सभी पदार्थ आर्हेनियस के अनुसार क्षार होंगे। जैसे आपका NaOH या आपका Na+OH माइनस के रूप में टूटता है। अब ये NaOH जो है Na+OH माइनस के रूप में किस तरीके से अपघटित होता है ये देखिए। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। जब परमाणु क्रमांक 11 है तो इसके अंदर 11 ही प्रोटॉन्स होंगे और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इनका जो कोष भरने का क्रम होगा या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 1 होगा। और दूसरा ऑक्सीजन है जिसका परमाणु क्रमांक 8 है। इसका परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु का 2 6 होगा। तीसरा आपका हाइड्रोजन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 ही होता है। ये देखिए अगर ये परमाणु हमारा एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे यानी इसका अष्टक पूरा तब होगा जब ये या तो 7 इलेक्ट्रॉन ले या 1 इलेक्ट्रॉन दे। तो 7 इलेक्ट्रॉन लेना इतना आसान नहीं है जितना 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको ऑक्सीजन को दे देता है। जब ये एक ऑक्सीजन को दे देगा तो इसके बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये 6 और 1 7 हो जाएगा। और फिर ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेता है। तो साझा करने के बाद 6 इसके पास है, 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेता है सोडियम से, 6 और 1 7 और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से साझा कर लेता है 7 और 1 8। और हाइड्रोजन के बाहरी कोष में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। पहली कोष 2 इलेक्ट्रॉन से पूरी हो जाती है तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 1 का ये साझा कर लेता है और इस तरीके से हाइड्रोजन का भी अष्टक पूरा हो जाता है, ऑक्सीजन का भी अष्टक पूरा हो जाता है और सोडियम का भी अष्टक पूरा हो जाता है। तब जाकर के NaOH जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है एक स्थायी यौगिक का निर्माण होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें हमें OH माइनस आयन मिला है। आर्हेनियस के अनुसार आर्हेनियस क्षार उन्हीं पदार्थों को कह रहा है जिसमें OH माइनस यानी हाइड्रोक्सिल आयन हमें मिल रहे हैं और इसमें हमें OH माइनस आयन मिल रहा है। इसलिए NaOH प्रकार के जो भी पदार्थ होंगे वे सभी आर्हेनियस के अनुसार क्षार की श्रेणी में आएंगे। इसके अलावा देखिए अन्य भी देखिए। आर्हेनियस के अनुसार क्षार के जो अन्य उदाहरण है वो देखिए। NaOH या आपका Na+OH माइनस, ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से प्लस और माइनस में इनका अपघटन हो रहा है। KOH, K+OH माइनस, MgOH का होल ट्वाइस, Mg+2OH माइनस, CaOH का होल ट्वाइस, Ca+2OH माइनस। तो इस तरीके से इसका नाम होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यह आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा, हाइड्रोक्साइड। यह आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा, हाइड्रोक्साइड। और यह आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा,
सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी में OH माइनस आयन हमें प्राप्त होता है। और आर्हेनियस यही कहता है कि ऐसे पदार्थ जिनमें OH माइनस आयन प्राप्त होता है, आर्हेनियस के अनुसार वे सभी पदार्थ आपके क्षार होंगे। तो उसी श्रेणी के हिसाब से या उसी नियम को फॉलो करते हुए सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी पदार्थ आर्हेनियस के अनुसार क्षार होंगे। तो ये आपकी आर्हेनियस के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषाएं थी। यहाँ पर जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसे हम आगे चल करके पढ़ेंगे जब इनका उपयोग आएगा। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी MgOH का होल ट्वाइस यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के उपनाम से भी जाना जाता है। तो ये आपके क्षार के एग्जाम्पल्स हो गए। और मिल्क अगर मैग्नीशिया पूछा जाए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से MgOH का होल ट्वाइस को जाना जाता है, अर्थात मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जाना जाता है। ये पूछ लिया जाता है कई बार क्लास 10 RBSc के अंदर कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का अणुसूत्र लिखिए, या MgOH का होल ट्वाइस का व्यापारिक नाम, प्रचलित नाम या उपनाम क्या है। तो इस तरीके से ये आपकी आर्हेनियस के अनुसार आपकी अम्ल और क्षार की परिभाषाएं थी। आप लगातार RBSc क्लास 10 साइंस का एनालिसिस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल रामकृष्ण खेड़ा साइंस टीचर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। और जब तक आपकी बोर्ड एग्जाम होगी, बिल्कुल लगातार आपको इसी तरीके का एनालिसिस मिलता रहेगा। नमस्कार।